नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के साइंस का मॉडल सेट को लेकर आए हुए हैं। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो 2021 के एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, 2021 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से देखिए, इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और ये न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। जैसा कि आप न्यू पैटर्न के अनुसार जानते ही होंगे कि अब साइंस में यानी विज्ञान सब्जेक्ट में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 40 का उत्तर देना होता है, यानी 8 प्रश्नों को आपको छोड़ना होता है। तो इसी पे आधारित ये मॉडल पेपर है। इसमें भी आपको 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 को सॉल्व करना होगा। लेकिन मैं आपको 48 का उत्तर बताऊंगा। मैं आपसे एक विनती अवश्य करूंगा कि इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम के समय आप इसे अवश्य देखिए, इसके सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिए, ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। ऊपर लिखा रहता है कि समय यानी 2 घंटे 45 मिनट में इस सारे पेपर को आपको बना लेना है। आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, जैसे परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसी तरह नीचे कई सारे निर्देश आपको मिल जाएंगे। एक बात मैं और बता दूं कि हमारे चैनल पे ऐसे ही हिंदी का मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी के मॉडल पेपर का वीडियो मिल जाएगा। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लें। देखिए, यहाँ पे मैं आज आ रहा हूँ खंड अ यानी सेक्शन ए में। सेक्शन ए में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 48 प्रश्न है, उसमें से आपको 40 प्रश्नों को ही बनाना है। मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पे अब अपलोड होते रहेंगे, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इस साल 2020 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था और मेरा मार्क्स 92%, अप्रॉक्स 92%, 457 नंबर था बिहार बोर्ड से, और मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉप में 3rd रैंक था। मैं अपना ही नोट्स इस चैनल पे शेयर किया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी 2 नंबर, ये तो 1 नंबर का प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिखें। इसलिए हमें इस नियमों को जानना आवश्यक है कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन नियम होते हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इन नियमों को जानते होंगे। पहला नियम है आपतित किरण, ये आपतित किरण हुआ। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं ना, ये एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। आप आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये हमारा आपतन कोण है, इसे आई से सूचित करते हैं, और ये परावर्तन कोण है, इसे आर से सूचित करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। आप आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपसे 2 नंबर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिखें, तो आप सचित्र वर्णन उसका कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी परिवर्तित करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या
अभिलंब से दूर हटेगी, या सीधी निकल जाएगी, या परावर्तित हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में तिरछी रूप से प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। वही प्रश्न कहता कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उसका आंसर होता उत्तल लेंस। याद कर लीजिए दोनों बातों को। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। ये नाम क्यों पड़ा? अपसारी यानी ये किरणों को अपसरित कर देता है, यानी दूर भगा देता है। अभिसारी यानी ये किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर लेता है। तो अवतल लेंस की ये प्रवृत्ति है कि वो किरणों को दूर भगाता है, यानी पसार देता है, किरणों को पसार देता है। और उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर लेता है, उत्तल लेंस। ओके, तो हमें ये बात जानना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो यह तो आप जानते ही होंगे कि यदि उत्तल लेंस में समान, ये एक उत्तल लेंस है, इसमें यदि मानिए यहाँ पे वस्तु मीन्स कहाँ पे वस्तु रखें कि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। ये आपका एफ है, ये आपका सी है। तो आप एक बात जानते होंगे कि जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाता है, यानी यहाँ पे किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो वस्तु के समान साइज का प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लेंस के मुख्य फोकस पर, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। हम जानते हैं कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी होती है वक्रता केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, या वक्रता केंद्र सी पर। ओके, इसे आप याद कर लीजिएगा कि वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। कर्निया कहलाता है, या परितारिका कहलाता है, या पुतली कहलाता है, या दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनती होगी, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वो प्रतिबिंब किस जगह पे बनती है, आंख के किस भाग पर बनती है। तो मैं बता दूं वह प्रतिबिंब जो बनती है वो दृष्टिपटल पर बनती है, दृष्टिपटल पर बनती है, या रेटिना, इसका दूसरा नाम है रेटिना। आप याद कर लीजिएगा, रेटिना भी रेटिना भी उदाहरण में आ सकता है। दृष्टिपटल की जगह पे रेटिना कह दे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दृष्टिपटल का ही दूसरा नाम है रेटिना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, ये म्यू का पहचान है, म्यू का मान होता है। तो मैं बता दूं कि म्यू का जो मान होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है। यानी म्यू, ये इस तरह से म्यू को दर्शाया जाता है। म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आप इस बात को पढ़े होंगे कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से कई सारे न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है हमें। तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तो होगा नहीं, उसका आंसर होगा मात्रक विहीन। किसी लेंस का आवर्धक का एसआई मात्रक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, नहीं उसमें कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, वीबीआई इस पे मैं मार देता हूँ। वीबीआई प्रश्न है ये, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को अवश्य याद कर लीजिएगा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। मैं बता देता हूं कि कैसे ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। प्रश्न कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। तो मैं बता दूं
कि इनमें से जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों करेक्ट आंसर हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे, यानी सभी पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 ऐसे कारण बताएं जिन पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको बताना होगा कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये 2 नंबर प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति, शक्ति को P से डिनोट किया जाता है, याद कर लीजिएगा, शक्ति को P से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट और वाट को W से डिनोट किया जाता है। दोनों को याद कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट को W से सूचित किया जाता है और शक्ति को P से सूचित किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप अभी तक आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको कई सारे प्रश्न मालूम भी होंगे और जिन प्रश्नों को आपका उत्तर मालूम नहीं है उसे आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद कर लेना, एग्जाम में आ जाए। इसमें से तो मुझे लगता है कि 48 प्रश्न है ना, इसमें से आपको 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में होगा। सो आप इन सारे प्रश्नों को अवश्य याद कर लीजिएगा, 5-6 नंबर आपको इस वीडियो से अवश्य पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। विद्युत धारा को मापना है, तो विद्युत धारा ए मीटर से मापा जाता है। मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मीटर उसका असली नाम है। तो विद्युत परिपथ को ए मीटर से नापा जाता है। और यदि आपको किसी चालक का बोल्ट मापना हो तो उसे हम बोल्ट मीटर से मापते हैं। ओके, लेकिन हमें बोल्ट नहीं मापना है, यहाँ पे हमें किसी चालक का विद्युत धारा को मापना है तो वो ए मीटर से मापा जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। जो आपके घर में तार लगा होता है तो उस तार के लिए नीचे चारों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहता है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, यानी फ्यूज तार का प्रतिरोध भी अधिक होगा और गलनांक भी अधिक होगा। मुझे तो लग रहा है गलत है यार, प्रतिरोध कैसे अधिक होगा। यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में दिक्कत होगा, और यदि गलनांक भी अधिक होगा तो तार काफ़ी तार गलने में लेट समय लगेगा। तो यदि किसी को लाइट मारे तो वो आदमी मर सकता है, इसलिए तार गलनांक भी उसका कम ही होता है, तार का गलनांक भी कम होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी बात गलत है। तीसरा आंसर मुझे सही लग रहा है, जिसमें कह रहा है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक कम, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत है, यानी तीनों ऑप्शन अभी तक गलत मिले हैं हमें। चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होगा तभी असली फ्यूज तार होगा, यानी तभी फ्यूज तार अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो आई होप इस प्रश्न में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा उसे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि चुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं। अरे बताइए जी, मैं बताऊं, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो चुंबक के पास जब उस पदार्थ को ले जाया जाता है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी चुंबक के पास जब किसी पदार्थ को ले जाया जाएगा वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, उसी पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे लोहा को जब आप चुंबक के पास ले जाइएगा तो वो चुंबक में जाके सट जाएगा, उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, तो ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ है, और हमें बताना है कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निकेल को भी जब आप चुंबक की ओर ले जाइएगा तो चुंबक उसे अपने ओर खींचेगा। कोबाल्ट को भी आप जब चुंबक के पास ले जाइएगा तो वो कोबाल्ट को चुंबक अपनी ओर खींचेगा। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों तो चुंबकीय पदार्थ हैं। पीतल जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, पीतल जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप पीतल को चुंबक के पास ले जाइएगा तो चुंबक उसे आकर्षित नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो मैं बता दूं कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। ऑस्टर्ड और फैराडे को लेकर कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टर्ड ने किया या फैराडे ने किया। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टर्ड ने किया। यदि आपको इस एग्जाम में यदि मीन्स आपको एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप ऑस्टर्ड मारिएगा, ठीक है, ऑस्टर्ड पे टिक करना है। वैसे तो 48 में से 40 प्रश्नों का ही सॉल्व करना है, तो ऐसे रिक्स लगे तो आपको ये प्रश्न छोड़ देना है, दूसरे प्रश्नों को देख लेना है। और यदि 8 प्रश्न आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं तो उसमें आपको ऑस्टर्ड पे टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का कौन उदाहरण नहीं है? तो आप मुझे बताइए जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत होता क्या है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से बना होता है। ओके, तो लकड़ी तो जीव जंतु पेड़ पौधा से बना है, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस भी जीव जंतु से बना है, ये भी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है। कोयला भी जीव जंतुओं के जमीन में दबने से ही बनता है, तो ये भी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है। और जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है नाभिकीय ऊर्जा, यह जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है क्योंकि यह जीव जंतु या पेड़ पौधों से नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी मैं VVI टिक कर देता हूँ। ऐसे प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों पे गौर कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 की अभिक्रिया से BaSO4 प्लस 2 NaCl का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं आखिर कैसे इसका आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। देखिए Na2SO4, यहाँ पे Na जो है SO4 के साथ है और इधर NaCl के साथ आ गया है, यानी Na जो है SO4 का विस्थापन कर Cl के साथ चला गया है। यहाँ पे एक विस्थापन हुआ, प्लस दूसरे यहाँ पे देखिए Ba जो है यहाँ पे Cl2 के साथ है, इधर Ba SO4 के साथ आ गया है, यानी एक बार Ba ने Cl2 को विस्थापित कर SO4 के साथ चला गया है, यानी यहाँ पे भी एक विस्थापन हो गया, यानी कुल मिला के 2 विस्थापन हुए हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पहचानने का एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके मदद से आप कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप आसानी से याद कर लीजिएगा। एक बस आपको एक नंबर याद करना है, आपको ये नंबर याद करना है 1432 1432। देखिए कैसे ये सूत्र काम करता है। मैंने Na को माना 1, यानी सभी कंपाउंड्स को मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। SO4 को मैंने माना 2, Ba को मैंने माना 3, Cl2 को माना मैंने 4। आपको पहले 14 1 4 1 को 4 के साथ स्थापित करना है और फिर 3 को 2 के साथ स्थापित करना है। जब आप 1 को 4 के साथ स्थापित कीजिएगा, यानी Na को आप जब 4 के साथ यानी Cl के साथ जब स्थापित कीजिएगा तो NaCl बनेगा। जब आप 3 को 2 के साथ स्थापित करिएगा, यानी 3 है Ba और 2 है SO4, तो वो 3 2 मिलके BaSO4 बनेगा। इस प्रकार इस तरह से आप एक द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए 1432 14 एक साथ 32 एक साथ 1432। ये फार्मूला के माध्यम से आप किसी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया को आसानी से पहचान पाइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी काफ़ी VVI प्रश्न है, इस पर भी मैं VVI मार रहा हूँ। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो आप जानते ही होंगे कि अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ओके, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो इसमें आंसर है 7। ये तो होगा नहीं। 5.6 से अधिक, ये भी नहीं होगा क्योंकि अधिक तो होगा नहीं, 7 से कम ही होगा। 2 ऑप्शन हमें मिल रहा है 5.6 या 5.6 से कम। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का pH मान
5.6 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, याद कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा को ही NaHCO3 कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा, आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। यहाँ पे धोने का सोडा है, तो धोने का सोडा का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने का सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इन चारों फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपच के उपचार करने के लिए इनमें से कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं कि अपच के स्थिति में एंटासिड नामक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को आपको बता देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी का डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो मैं बता दूं कि चींटी के डंक से मेथेनोइक अम्ल निकलता है, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। तो आप एग्जाम में फॉर्मिक अम्ल भी आ जाए तो आपको फॉर्मिक अम्ल पे टिक कर देना है, ये याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो मैं बता दूं कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। मैं बता दे रहा हूँ, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इन तीनों को भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, CaSO4 इंटू 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। संगमरमर तो होगा नहीं, क्योंकि संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2, याद कर लीजिएगा सारे फार्मूला। और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे 1/2H2O है, जिप्सम में CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। इतना ही डिफरेंट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाइम बहुत अधिक हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो धातु की बात करें तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही आपसे यदि अधातु पूछा रहता प्रश्न में कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो आंसर होता ब्रोमीन। नोट कर लीजिए, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, इस मीन्स न्यू पैटर्न में 48 प्रश्न होते हैं, जिसमें से इस वीडियो में हमने 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा किया। मुझे लगता है कि इसमें से भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप इन 24 प्रश्नों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम अन्य 24 प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।